हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शिवम विराट त्रिपाठी है, ठीक है। BSVT बायोलॉजी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। और बच्चे विराट सर के नाम से भी मुझे जानते हैं। आपको पता है कि देश में पैंडेमिक का कंडीशंस हैं और पैंडेमिक के कंडीशन में पूरा इंडिया इससे सफ़र कर रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार देश में लॉकडाउन है और हर चीज़ प्रभावित है इससे। ऐसा नहीं कि कोई एक सेक्टर प्रभावित है, मोस्ट ऑफ द थिंग प्रभावित है। इसी इम्पैक्ट पड़ा है चीज़ों पर। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी लाइफ की, फिजियोलॉजिकल नीड जिसे बोलते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ साथ इस कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद एक चीज तो पक्का जहन में आ गई होगी कि इसके बाद अब स्वास्थ्य यानी हेल्दी रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब वो 3 चीज बढ़ के 4 हुई और 4 से 5 भी होनी चाहिए, जो कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सीगमेंट है हमारे लाइफ में। बिकॉज आज जितना जो कुछ भी हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन। अगर एजुकेशन ना होता तो ये सब करने में हम लोगों को आज डॉक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश में, वो सब नहीं हो पाता। तो अभी तो फिलहाल कोई ऑफलाइन क्लासेस की कोई ऑरिजिन नहीं दिखती है, तो आपकी कोचिंग ने ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म को आप लोगों के लिए रखा है, बिकॉज आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं हो। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका फ्यूचर, आपका कैरियर। बेटा एक बात और ध्यान रखनी है कि पैंडेमिक जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट पूरा 2020 को ही अपनी चपेट में ले रखा है। तो अभी ऑफलाइन क्लास वापस से कब स्टार्ट हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में हम तुम्हारे कैरियर के साथ कोई भी तरीके का समझौता नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारी पढ़ाई हैम्पर नहीं कर सकते। मैं मेडिकल के बच्चों की बात कर रहा हूं, क्योंकि बीइंग अ बायो टीचर, फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके टीचर्स आपको वीडियो लाइव इंटरेक्शंस वगैरह तरीके से आपके डिफरेंट सोर्सेज से वो आपके तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जो आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट है बायोलॉजी, और जो नीट 2021 में आपके 50% मार्क्स ऑक्युपाई करता है, उसकी पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण बहुत सारी परिवर्तन आ रहा है। तो वैसे कंडीशंस में अब आपकी बायो क्लासेस भी चलेगी। सबसे पहले मैं अपना बारे में आपको कुछ बताता हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ, थोड़ा फैमिलियर होता हूँ तुमसे। नाम मुझे बताया, मैं शिवम विराट त्रिपाठी हुआ और मैं पिछले 8 साल से बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर
दिल्ली आकाश, अचीवर हब, तमाम संस्थाओं में मैं पढ़ाते आ रहा हूं और कंप्लीट बायो पढ़ाया बच्चे। मतलब अगर आपकी 11th और 12th के चैप्टर्स की बात करूं तो 38 चैप्टर्स होते हैं और वो पूरे के पूरे 38 चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने। बेटा एक बात और कि इस 38 चैप्टर्स में आपके साथ कुछ चैप्टर आपने 11th में पढ़ा और कुछ 12th में पढ़ा, तो 12th वाला सीगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज बेटा इधर आपके साथ नीट के साथ साथ आपके बोर्ड भी होते हैं, आपके सेकेंडरी बोर्ड भी होते हैं। और जो बोर्ड होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाबू आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि बोर्ड के मार्क्स आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इस बार, मैं क्लास 12 के बच्चों की बात कर रहा हूं, दुगना वर्क करना है, दुगना वर्कलोड है हमारे पास। एक तो हमारे पास नीट का सिलेबस है जो नीट की तैयारी करनी है, और साथ ही साथ हमें बोर्ड के लिए भी करना है। तो आने वाले समय में क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी, ये उसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। बच्चे, मैं आपको 12th के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा और जुलाई आ गया है, आने जा रहा है, और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी के जहन में होगी तो इनिशिएट करना या ब्रीफ करना क्लास 12 का सिलेबस। क्लास 12 का सिलेबस को स्टार्ट करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी तुम्हारी, और स्ट्रीम सब्जेक्ट का रुकना एक अतिरिक्त प्रेशर देता है, एक एडिटिव टेंशन देता है आपको कि इसको जल्दी से इनिशिएट करना है। अब चिंता की बात नहीं है बेटा, बिकॉज पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। एक बात और कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैंने कितने बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया, मेरे डिफरेंट बच्चे डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं अगर ये बोलूं या मैं एक ढोल ले लूं और जाकर चौराहा पर ढोल बजाता रहूं और बताओ कि देखिए देखिए मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला बच्चा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप मेरे से कनेक्ट हो, आप पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो मेरे पर, खुद पर ट्रस्ट रखो, मेरे पे रखो, ऑर्गेनाइजेशन पे अपनी ट्रस्ट रखो, और उसके बाद जुड़ो मेरे से। मैं पक्का, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी तुम लोग कनेक्ट हो जाओगे मेरे से। बिकॉज बेटा मुझे पता है कि अभी तुम्हारा 12th स्टार्ट नहीं हुआ है, और 12th बहुत इंपॉर्टेंट सीगमेंट है आपके बायो का। तो जो मेरे क्लास में कुछ फीचर्स होते हैं, नाम आप लोगों ने देख लिया, मेरे क्लास के जो कुछ फीचर्स होंगे बेटा, वो फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे 5 चीज की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। पहली चीज, सबसे पहले अगर बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आपकी नोट्स, यानी नोट्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि बायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जहां तुम ये देखते हो कि किस तरीके से आपको सिलेबस को ब्रीफ करना है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स। मान लो मैं आज कुछ बात कह के चला जाऊं, आज की क्लास मैंने यही खत्म कर रखी है, अभी तो तुम्हारे पास ऑफ
ऑफलाइन पोर्टल का ऑप्शन है, तुम जाओगे और मेरे रिकॉर्ड को पीछे कर देख लोगे कि सर ने क्या कहा। बट इन केस ऑफ जब क्लासेस आपकी चलती थी ऑफलाइन, तब तो नोट्स कॉपी अगर कोई भी बंदा अगर बायोलॉजी के लिए एक बढ़िया सा ब्रीफ नोट्स नहीं तैयार करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत दिक्कत है। मान लो नोट्स क्या है और बुक्स और मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है। नोट्स एक टीचर का एक्सपीरियंस है, नोट्स एक टीचर का वो सारी मेहनत है कि वो जितने भी अपने टाइम से पढ़ा रहा है उसने इन्वेस्ट किया है। नोट एक ऐसी चीज है बेटा बायोलॉजी के लिए कि मान लीजिए कि अगर उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर एक बायोलॉजी स्टूडेंट की तो वो नोट्स है, उसका नोट कॉपी। ठीक है, तो हमारा पहला फोकस रहेगा नोट कॉपी। हमारी दूसरी चीज रहेगा डाउट्स कॉपी। जब हम नोट्स कॉपी बनाएंगे बेटा तो साथ ही साथ हम रखेंगे डाउट कॉपी। हम डाउट की भी कॉपी रखेंगे। ठीक है, डाउट्स कॉपी भी हम रखेंगे जहां पर हम अपने डाउट्स को रखेंगे। तीसरी चीज है बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर। मैं मान लीजिए कोई चैप्टर स्टार्ट किया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, तुम्हारे तक पहुंचा दिया, अपना हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे तक पहुंचा दिया, तुम्हारे पीडीएफ फॉर्म में, तुम्हारे ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया। अब इसके बाद तुम्हारे लिए रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर 2-3 क्लास के बाद एक लाइव इंटरेक्शन रखेंगे। हम लोग एक लाइव इंटरेक्शन रखेंगे। तो मान लीजिए 4 क्लास हुआ, उसके बाद लाइव इंटरेक्शन, फिर 4 क्लास हुआ, फिर लाइव इंटरेक्शन। तो इससे क्या होगा बेटा कि एक बार तो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर में पढ़ चुके हो, और जब वही सारी चीजें जब टीचर्स फिर से लाइव में करेगा तो आपके लिए क्या हो, रिकैप हो जाएगा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, है ना। तो चौथी चीज हमारी लाइव इंटरेक्शन है। और पांचवी चीज है आपके टास्क, कि मान लीजिए कि आपको जो टास्क मिला उस पर आप खड़े उतरते हो कि नहीं। आपको फील लाना होगा कि जिस तरीके से आप ऑफलाइन क्लासेस में क्या करते थे कि आप कोचिंग आते थे, बेंच पे बैठते थे, बगल में बैग हुआ करता था, बुक्स हुआ करता था, तो आपको एकदम उसी तरीके से काम करना है। आपका एक किट होना चाहिए, एक किट होना चाहिए। उस किट में बाबू आपके पास एनसीईआरटी बुक्स, सर के नोट्स, ठीक है, एक अच्छी क्वेश्चंस बुक हम आगे बताएंगे, आपके हेडफोन, रूम बंद, एकदम कुर्सी टेबल पे बैठ के मोबाइल को रखा सामने, कान में लगाया ईयरफोन, और कम से कम जितना देर का लेक्चर है उतना देर तुम ऑनेस्टी से पढ़ो। ये मैं चाहूंगा तुम लोग के साइड से भी कि बाबू अभी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल नहीं है, अभी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि क्लासेस फिर से स्टार्ट होगा और कब स्टार्ट होगा, इसकी कुछ बात नहीं हो रही है। अभी तुम्हें पेशेंस के साथ ये सारी चीज आपको करने पड़ेंगे। तो ये 5 चीज आपका हो गया। ठीक है, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो 11 से मुझे पता है कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी बचा हुआ है और 12th का पूरा सिलेबस। बेटा बड़ी होने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। देखो हम क्या करते हैं कि
ह्यूमन फिजियोलॉजी को अभी थोड़ा सा साइड, पहले 12th में फोकस। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना बच्चे? या बेसिकली इसे ऐसे लिखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बेसिकली इसे ऐसे लिखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना? दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यही तो है बच्चे, बोलो, है ना बेटा? ये चारों चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा और आपको समझाते हैं अपना पहला यूनिट बायोलॉजी का कि जो सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये टॉपिक इन दोनों के पे तीनों के लिए बेस्ड है। मतलब आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक फंडामेंटल बातें पढ़ोगे जो सारी बातें अप्लाइड होंगी तुम्हारी किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में, है ना? तो वो सारी बातें जो तुम यहाँ पढ़ोगे वो अप्लाइड होंगी किसमें, इधर होंगी अप्लाइड, ठीक है? दूसरी बात, जहां पे तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़े, उसके बाद मतलब ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़े, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियो पढ़े, फिर ह्यूमन पढ़े, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़े, ठीक है? तो अभी हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आप लोग भी एकदम कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, एकदम खोल बोल के कॉपी किताब, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ जी बच्चों, तो देखो बेटा एक बात समझना है तुम्हें कि सबसे पहले जो ये चैप्टर है, हम कभी भी कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक बात ध्यान रखना, मैं चैप्टर तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक तुम इस चैप्टर का नेचर नहीं समझोगे। और मैं नेचर को बोलता हूं बच्चे, यहां पर लिखा थीम, क्या बोलता हूं? थीम। ये चैप्टर्स का नेचर है, थीम ऑफ द चैप्टर है। और थीम ऑफ द चैप्टर समझने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मेरी बातों को पहले गौर से सुनो। मैं सारे चैप्टर्स में 38 चैप्टर के बारे में नेचर्स आपको बताऊंगा और उनके रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे। क्या रिलेशन, सब रिलेशन कैसा, तो मैं रिलेशन, बच्चा बोलेगा रिलेशन कैसा, मैं बोलूंगा रिलेशन उसका पिछले चैप्टर जो तुमने 11th वगैरह में पढ़े उससे उसका रिलेशन, तो सब उसका नेचर कैसा, ये क्या बहुत लड़ाकू चैप्टर है, बहुत गुस्सैल चैप्टर है, या बहुत हंसमुख चैप्टर है, यही तो नेचर होते हैं एक इंसान के। तो क्या चैप्टर्स में भी कुछ बातें ऐसी हो रही हैं? तो नहीं, इधर क्या देखना है हमें चैप्टर्स में, हमें चैप्टर्स में ये बात जाननी है कि चैप्टर्स में हम ये देखेंगे कि चैप्टर के बारे में थीम, इस चैप्टर क्या कह रहा है, ये चैप्टर क्या चाह रहा है, ठीक है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में तुम समझ गए कि मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ ह्यूमन बीइंग्स की, और मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे प्लांट्स की, मैं यहाँ पर बेटा बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की जो कि लिविंग हो। मैं इस चैप्टर के लिए रिजिड नहीं हूँ कि मैं एंजियोस्पर्म पर रिजिड हूँ या फिर मैं रिजिड हूँ या होमो सैपियंस यानी ह्यूमन बीइंग्स। एक बात और कि ये चैप्टर जो है मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने के लिए एक फंडामेंटल बताना है। तो इस चैप्टर की बहुत सारी बातें हम लोग पहले तो कवर करेंगे और कुछ बातों को जब इसके चैप्टर्स में जाएंगे तो वहां डिटेल पढ़ेंगे। तो तुम्हें बड़ीज नहीं होना इस बात पर, मैं ब्रीफ करता जाऊंगा तुम्हें समय समय पर। तुम्हें बस और बस जो मैं बात बता रहा हूं वो देखो, एनसीईआरटी देखो, उसके बाद भी कोई डाउट होते तो हम लोग इंटरेक्शन में उसे क्लियर कर देंगे। पहली बात ये चीज समझना पड़ेगा तुम्हें बेटा
कि जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है ये एक बेसिक चैप्टर है पहले आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी बातें अगर तुम्हें नहीं पकड़ में आती हैं तो हम लोग जब वहां जाएंगे तो पक्का मैं वो डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि बेटा अब एनसीईआरटी तुम खोल लो और एनसीईआरटी में जब तुम देखोगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला बडिंग बाइनरी पिजन वाला जो पार्ट है वो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में डील करेंगे। ये प्रश्न मेरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इसके बाद वाला जो ठीक बाद वाला दूसरा चैप्टर है तुम्हारा एनसीईआरटी का, हम उसमें इसके टॉपिक को डील करेंगे। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहां पर रिप्रोडक्शन के बेसिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो बड़ी नहीं होना है, मैं टाइम टू टाइम जब भी चैप्टर में जाऊंगा वहां पर तुम्हें ये सारे से कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। दूसरी बात है, ये तो थीम था चैप्टर का, ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। कनेक्शन रिलेशन इसका किधर है? रिलेशन तो इसके बाद वाले चैप्टर के रिलेशन बना देता है। 3 चैप्टर किसके रिलेशन है? और बहुत सारी टॉपिक हमें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड मिलता है बायो में। जिस तरीके से तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, तुम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो तुमको थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प चाहिए, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम की हेल्प चाहिए। तुम सॉल्यूशन पढ़े तो तुम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तो तुम्हें नस्ट इक्वेशन डिफाइन करने के लिए तुम्हें रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तुम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हो, तुम्हें बेसिक आता है। उसी तरीके से फिजिक्स की बात कर लो तो वेक्टर्स पढ़ा, तब जाकर तुम आज सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन और एसएचएम के क्वेश्चन बना रहे हो। काइनेमेटिक्स पढ़ा, तब तुम जाकर चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। उसी तरीके से बॉटनी जूलॉजी यानी दोनों की दोनों ब्रांच भी अपने 11th और 12th चैप्टर से इंटरलिंक्ड है। तो एक प्रैक्टिस में चैप्टर होना, मैं टाइम टू टाइम तुम्हें याद दिलवाऊंगा कि तुमने ये क्लास 11 में सर ने तुम्हें बताया होगा ये बात, बट तुम्हें भी कनेक्ट रहना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली अपन अभी देख क्या रहे हैं इधर कि इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन जो वर्ड है उसका मतलब समझो पहले, किसी भी वर्ड को तोड़ना समझो। बच्चे, मैं इधर लाल पेन से हाईलाइट किया कि री मतलब होता है फिर से, अगेन, और प्रोडक्शन मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो री मतलब आपका फिर से और प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, फिर से प्रोड्यूस करें, ठीक। चलो समझ गए। एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा धरती पर रह रहा है, ठीक है। और धरती में जब ये रह रहा है काफी लंबे समय से, तो अर्थ के अनुसार से ये प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। ये अर्थ के अनुसार से ये प्रिमिटिव हो गया, मतलब पहले से रह रहा है इस अर्थ पे, है ना। उसी तरीके से बच्चे, अगर ये अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को प्रोडक्शन कर देता है तो इसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तुम बोलोगे, तुम्हारे मन में कुछ क्वेरी जा रही होगी, तुम बोलोगे कि सर रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट चीज है, और रिप्रोडक्शन है भी क्या, रिप्रोडक्शन क्यों होता है और रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस तुम्हारे मन में आए बच्चे कि व्हाट रिप्रोड्यूस, व्हाई रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड हाउ रिप्रोडक्शन परफॉर्म, ये तुम्हारी जेन्युइन क्वेरीज है और मैं तुम्हारा इस चीज को आंसर देता हूं। सर आपने तो बताया कि रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट, री मतलब अगेन और प्रोडक्शन माने टू प्रोड्यूस। तुमने बोला कि सर क्या प्रोड्यूस होता है, फिर तुमने पूछा, दूसरे बच्चे ने पूछा सर क्यों प्रोड्यूस होता है, और तीसरे बच्चे ने पूछा कैसे प्रोड्यूस होता है। ये जेन्युइन क्वेरीज तुम्हारे मन में घूम रही है, तुम्हें स्टिमुलेट कर रही है कि सर से पूछो ये बात, है ना मेरे बच्चों। बच्चे, ये बात जब तुम्हारे मन में आया तो तुम्हें चिंता होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें
एक डिफिनेशन पर फोकस करना है, तुम्हें एक डिफिनेशन पर फोकस करना है जो रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन है। कहा कि रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चे। एग्री करते हो मेरी बात पे, हाँ या ना? बोलो ना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वन। किस, क्यों और कैसे, ठीक है। तो मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ऑन काइंड। मतलब अच्छा समझ में आया कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यंग वन प्रोड्यूस होता है अपने जैसा, है ना बाबू? क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और उसमें यंग वन अपने जैसा प्रोड्यूस होता है, अपने जैसा ही एक यंग वन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वन ऑफ इट्स ऑन काइंड। कैसे? सेकंड क्वेश्चन, दूसरा बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कैसे, हाउ, ठीक है। तो सेक्सुअल, बाय सेक्सुअल और बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऑर्गेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्यों क्यों होते हैं प्रोड्यूस, क्यों होते हैं? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ रेसेस ऑफ अर्थ। तुम्हारे पास समझ में आई कि सर ये बताना कर चाह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म पहले से ही अर्थ पे प्रेजेंट है वो एक अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है, या तो एसेक्सुअल मेथड से या तो सेक्सुअल मेथड से। और क्यों करता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है, जो नंबर है, वो अर्थ पर मेंटेन रहे, इसलिए करता बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब समझ में आया बात कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इसमें यंग वन प्रोड्यूस होता है खुद की काइंड्स का अपने जैसा, मतलब बिल्ली का बच्चा बिल्ली, गाय का गाय जैसा, इंसान जैसा, कॉकरोच जैसा। तो ये समझना अपने काइंड का कैसे होता है, सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल होता है, ठीक है। क्यों होता है? मेंटेन टू रेसेस, रेसेस मतलब होता है अपनी स्पीशीज के नंबर्स। एक छोटा सा एग्जांपल ये बच्चे, कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्पीशीज 2019 में मान लो 60, अगर उसमें आपको पता है कि जिंदगी है तो भाई मरना भी है, अगर पैदा हुए हैं तो क्या करना है, मरना भी है। तो इस काम के लिए हम लोग को जब मरना भी है तो रिप्रोडक्शन में हमने एक बात जाना कि 2019 में इसकी पॉपुलेशन 60 थी, ठीक है। तो अगर इसकी कुछ डेथ होता है, इस ऑर्गेनिज्म का, अगर इस ऑर्गेनिज्म का कुछ डेथ होता है, तो ऑर्गेनिज्म का अगर डेथ होता है तो इसकी संख्या पक्की डिक्रीज करेगी। मान लीजिए 30, 20 या 25 लोग ने मरा, तो 2020 में इसकी संख्या हो गई, सपोज करिए 35, बिकॉज 25 को डेथ हो गई, 25 मर गए। अब ये जो 25 मरे, अगर इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर आने वाले समय में एक समय इस स्पीशीज का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। अरे बोलो ना, अगर आगे रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका एक समय इस ऑर्गेनिज्म का नाम धरती से मिट जाएगा, है ना बेटा। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर समझ में आती है मेरे कि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, असेक्सुअल सेक्सुअल मेथड से सारी बातें बच्चे कहते हैं ठीक, बट क्यों वाली बात समझ में नहीं आ रही। क्यों रिप्रोडक्शन हो, कैसे बताया, क्या बताया, समझ में आया, क्यों रिप्रोडक्शन हो ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों इसलिए रिप्रोडक्शन हो? क्योंकि इस रिप्रोडक्शन के ही माध्यम से ये स्पीशीज जो है अपने नंबर्स को मेंटेन रखता है, कंटिन्यू रखता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आई मेरी बात, आगे बढ़ूं, ठीक। तो चलो, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ऑन काइंड बाय आइदर सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स कंटिन्यूटी वाला काम तो कर दिया।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी का नाम बताओ जो मरा नहीं हो, जिसके घर में कोई मरा नहीं हो। तुम कहोगे कि सर ये तो कृष्ण भगवान वाली कहावत आ गई थी, कहानी याद आ गई कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी बेचारी, और जब उससे पूछा गया कि क्यों रो रही हो तो पता चला कि उसका बेटा मर गया। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे बेटे को हम जिंदा कर देते हैं, एक काम करो। बोले क्या? बोले कि घर से ऐसे घर पे चले जाओ जहाँ पे कोई भी मरा नहीं हो, वहां से एक मुट्ठी चावल लेकर आ जाओ, तो हम तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देंगे। बूढ़ी माता बहुत चिंतित हो गई, बोली कि ऐसा बहुत सारे घर में दौड़ी, माँ का मामला था, और वहां पर उन्हें कहीं पर भी चावल नहीं मिला क्योंकि हर आदमी के घर में कोई ना कोई मरा था। तो वो बच्चा वो समझ गई कि माँ जब जिंदा हुआ है, कोई आया है धरती पे, तो उसे मरना भी कंपलसरी है। तो बच्चे, एक बात तो मेरी समझ में आती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई है, ऐसे समझो कोई ऑर्गेनिज्म की अगर बर्थ हुई है तो पक्का उसकी डेथ होगी। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक्सीडेंट सुसाइड की नहीं, मैं बात कर रहा हूं नेचुरल डेथ। और ये जो पीरियड है इसका, मतलब इसके बर्थ से लेकर इसके नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं बच्चे? लाइफ स्पैन। उसे हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तुम्हारे नोट्स पे सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें आज तुम्हारे ग्रुप पर, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो बर्थ से लेकर पीरियड जो डेथ तक का हुआ, इसे क्या बोला? लाइफ स्पैन बोला। लाइफ स्पैन में बच्चे एक बात और ध्यान रखिएगा कि डेथ पीरियड का डिफिनेशन तैयार करो पहले। लाइफ स्पैन की डिफिनेशन पहले तैयार करो। ये थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट किया कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो कहा कि भैया पीरियड जब से आदमी इस धरती पर आया तब से जब तक उसकी नेचुरल डेथ ना हो जाए, उसे लाइफ स्पैन का। ठीक, तो डिफिनेशन तैयार हो गई फटाक से कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये लाइफ स्पैन है। ठीक है, अच्छी बात है। एनसीईआरटी आप अपना खोल वेरियस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया हुआ, वो वेरियस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन। यहां पर तुम देख लो लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो एलिफेंट आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हो 65 से 90 साल तक जिंदा रहता है, लिख भी लो जिसपे नहीं दिया हुआ है। रोज 5 से 7 साल तक जिंदा रहता है। डॉग 20 से 30 साल तक। बटरफ्लाई 1 से 2। क्रो 15 साल तक। बनाना ट्री 25 साल तक। काऊ 20-25 साल तक। पैरोट 140। क्रोकोडाइल 60 ईयर। हॉर्स 62 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 30 days approx. राइस प्लांट 3-4 months. Tortoise 100 to 150 years. And banana tree 200 to 300. तो ये वेरियस ऑफ द स्पेसिस है, डाइवर्सिटी तो बहुत बड़ी है ना बच्चे। तो तरह तरह की ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी लाइफ स्पैन है। तो लाइफ स्पैन का मतलब हम क्या समझे बाबू? लाइफ स्पैन का मतलब हम ये समझे कि लाइफ स्पैन मतलब ये हुआ कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जो एक ऑर्गेनिज्म अपना पीरियड इन्वेस्ट किया अपनी जिंदगी में, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, तो लाइफ स्पैन हम समझिए। अब लाइफ स्पैन में हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मान लो कि सचिन तेंदुलकर
या कोई बैट्समैन शुभमन गिल नया बल्लेबाज आया, बैटिंग करने लगा और 10 मैच में मान लो 700 रन बनाया, 10 मैच में 400 रन बनाया, 700 ज्यादा हो गया, 400 रन बनाया, तो तुम कहो उसमें उसके 3 जीरो थे, उसमें उसके 3 मैच में जीरो थे और 7 मैच में ये 400 रन आए, तो तुम कहोगे कि सर शुभमन गिल का जो बैटिंग एवरेज है वो पर मैच 40 है, 40 into 10 400 रन। मैं कहूंगा कि 3 बार तो वो डक पड़ गया है, जीरो पर आउट हो गया है। तुम कहोगे कि सर हम यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एवरेज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर चीज की, हम एक एवरेज की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, तुम बोलोगे कि इसकी एवरेज लाइफ, मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है और उस एक पॉपुलेशन है, उसमें एक, अब एक छोटा सा एग्जांपल, पैरोट 140 साल जिंदा रह रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म 30 साल जिंदा रह रहा है, दूसरा बर्ड्स जो है वो एक्स जो है वो 50 साल जिंदा रह रहा है, 30 साल रह रहा है, 15 साल रह रहा है, मतलब वेरिएशंस है, वेरिएबिलिटी है इनके लाइफ स्पेन में। तो हम, मेरे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा कि पर्टिकुलर स्पेसिस में कमेंट कर सकूं कि इस स्पेसिस की लाइफ स्पेन ये है। तो बात को समझना है कि मैंने भी बोला कि एक बैट्समैन जो है वो 400 रन बनाता तो उसकी औसतन 10 हुई, लेकिन वो 3 मैच में 0-0 पे आउट हुआ। तुम कहोगे मुझे इससे मतलब नहीं, मैं 10 मैच की बात कर रहा हूँ, तो 40 into 4 ये बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैं 400 की बात कर रहा हूँ, है ना। तुम बोलना है ठीक, अच्छी बात है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मान लीजिए कि एक स्पेसीज में अगर एक पॉपुलेशन है, आपको पता है कि ग्रुप ऑफ स्पेसीज पॉपुलेशन होता है बच्चे, ग्रुप ऑफ स्पेसीज जो होता है, स्पेलिंग में बच्चा है ना, पॉपुलेशन होता है, और एक पॉपुलेशन में एक स्पेसीज की जो सबसे ज्यादा मान लीजिए कोई 250 साल जिंदा रहता है, एक एग्जांपल दिया, या 150 साल जिंदा रहता है, पैरोटी वाला बात करूं, 150 साल जिंदा रहता है, तो ये जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लाइफ स्पेन होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम लाइफ स्पेन हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम लाइफ स्पेन है इसका, ये बात समझ में आ गई। तो किसी भी पॉपुलेशन का जो स्पेसीज रहेगा उसका सबसे ज्यादा जो साल जिंदा रहेगा ना, मान लो जापान में कोई आदमी 130 साल तक जिंदा रहा, तो हम लोग के केस में वो हम लोग का मैक्सिमम लाइफ स्पेन हो गया, ठीक है। तो कोई भी पॉपुलेशन का जो स्पेसीज सबसे ज्यादा साल तक जिंदा रहेगा वो हम उसको मैक्सिमम लाइफ स्पेन बोलेंगे, ठीक है। ठीक, एवरेज लाइफ स्पेन में क्या हुआ कि पॉपुलेशन के लिए होता है, ये वेरिएबल होता है। जो अभी बैट्समैन की बात की कि 40 मैंने बोल दिया, मैंने पूछोगे कि कितने साल तक पक्षी जिंदा रहता है, मैं बोलूंगा यही साल, कुछ 20-30 साल तक, तो बोलोगे पैरोट तो 150 साल तक रहता है, मैं बोलूंगा मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर स्पेसिस को नहीं कर रहा हूँ, तुम बोलोगे अच्छा, ठीक है। तो ये बेटा एवरेज लाइफ स्पेन हो गया जो कि पॉपुलेशन के लिए होते हैं, सारे कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो नो वरी, बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करना, नो वरी। तो लाइफ, उसके बाद एक चीज होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक चीज होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसे भी मिटा देता हूं बेटा, जो टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे उसको बताते जाएंगे, बोर्ड को फ्री छोड़ेंगे थोड़ा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि अगर हम बात करें कि एक एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन एक पॉपुलेशन की किसी स्पेसीज की, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ठीक है, ये भी वेरिएबल होता है। एवरेज और एक्सपेक्टेंसी में डिफरेंस है, एक एक्सपेक्टेड है, एक एवरेज है। हाँ, कह सकते हो कि समहाउ एवरेज एक्सपेक्टेंसी के पे बेस्ड है, ये कह सकते हो, बट दोनों सेम है, ठीक। तो ये तुमने लाइफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले हम लोग क्या किया, फटाफट देखते हैं।
तो हम लोगों ने ये सब क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बारे में पूछा। रिप्रोडक्शन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, री मतलब अगेन, रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस। और उसके बाद बच्चे हमने ये देखा कि सेक्सुअल और ये लाइफ स्पैन क्या होता है। मैंने कहा नेचुरल डेथ का से मतलब आप बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। तुमने कहा कि सर लाइफ एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, मैंने बोला कि और स्पैन एवरेज किसी का होता है। तुमने बोला मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा साल जो जिंदा रहा। तुमने कहा एक्सपेक्टेंसी क्या, बोला मैंने एक्सपेक्टेड क्या है पॉपुलेशन की स्पीशीज के लिए, इसका इतना सा लाइफ स्पैन होगा। ठीक है, ठीक, ये सारे एनसीईआरटी एक लाइन कहता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर, या ऐसे समझो कि सारे बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन है बच्चे। इसमें क्या होता है कि बड़े सारे एक्सेप्शंस आते हैं, और जब एक्सेप्शंस आते हैं तो यहां पर आपको एक बात और जाननी पड़ेगी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है ये इमॉर्टल होते हैं, अमर। ठीक है, अमर होते हैं। तो जो ये इमॉर्टल होते हैं ये कभी मरते नहीं है। तुम बोलोगे कि अच्छा ऐसी बात, हमने यहाँ देख लो, दिखाइए सर। मान लो ये एक अमीबा है, नंबर पहली डिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक बच्चे, ये इसका न्यूक्लियस है। इस पेरेंट अमीबा आगे बढ़ा तो ये इसका जो न्यूक्लियस है ये बड़ा न्यूक्लियस इनलार्जमेंट हुआ। फिर जब ये और आगे बढ़ा तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। फिर जब ये और आगे बढ़ा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। एंड फाइनली ये दो ऑर्गेनिज्मों में क्या हो गया, वर्टिकल। तो ये जो पेरेंट था ये तो कन्वर्ट हो गया ना अपने ऑर्गेनिज्म में। इसका जो जेनेटिक मटेरियल था ये तो ट्रांसफर होकर चला गया इधर। समझ में मेरी बात? तो ये जो पेरेंट था वो कहां हो गया, इसी में चला गया। और जब ये चला गया तो कह सकते हैं कि इसमें ये इमॉर्टल हो गया, अमर हो गया। तो एक बात ध्यान रखना बच्चे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर यहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता है। बट ये सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होता है ये इमॉर्टल होता है बच्चे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक एक्सेप्शन भी हमने कर दिया। अब हम फाइनली अपने अच्छी मतलब एक टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस young ones of its own kind by asexual and sexual method to maintain and to continuity of races, अपनी स्पीसीज नंबर को मेंटेन करने के लिए करता है। ठीक है, तुम बोलोगे कि अच्छी बात है सर, और बताइए। मैं कहूँगा कि सुनो, रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पहले तो हम लोग कॉमन की बात करते थे, सिमिलरिटीज की बात करते थे, क्या क्या बीच में कॉमन है उसके बारे में बात करते थे, और उसके बाद हम उसके डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, दोनों का दोनों बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बात इंपॉर्टेंट है। दोनों का दोनों, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक, पहली बात, दोनों केस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। दोनों केस में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। दोनों केस में सेल का डिवीजन होता है।
दोनों केस में कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन होता है और दोनों केस में यंग वन की फॉर्मेशन होता है। तो ये जो 5 बबल्स आप देख रहे हो, ये पांचों बबल्स जो है इनके बीच में सिमिलरिटीज है, इनके बीच में क्या है, सिमिलरिटीज है। और अगर हम डिसिमिलरिटीज की बात करें तो बड़ी सारी डिसिमिलरिटीज है, पूरा चैप्टर तो ये डिसिमिलरिटीज पे ही है ना बच्चा। तो कहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन तैयार होती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which देखिए ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बात को पहले समझना नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच young parent organism produce young ones of its kind without gamete formation, gamete fusion, variation with the involvement of one individual and product are two। और ये सब क्या क्या बोल दिए, सब हाथ से निकल गया, कुछ नहीं निकला। समझो पहली बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एग्री करते हो? ठीक है। दूसरी बात, इसकी बात कर रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरी बात, यहां पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है। अब अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, बोलो ना, गैमेट फ्यूजन भी नहीं होगा। और अब गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं आया तो यहाँ पे वेरिएशन आया। अब से वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं हुआ तो ये कोई इवोल्यूशन के काम नहीं आएगा। इसके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो क्लोन्स रहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ठीक है। फिर मेरी बात समझ में आई, इसमें इन्वॉल्वमेंट जो रहती है वो रहती है सिंगल, ठीक है, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है। फिर मेरी बात समझ में आती है कि ये स्लो, या ऐसे लिखो, ये एक रैपिड प्रोसेस है जिसमें लेस एनर्जी लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर कि ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व, ये सारी बातों को हमने समराइज कर लिया। ठीक है, इन सारी बातों को हमने समराइज कर लिया। कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा। जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो गैमेट का फ्यूजन भी नहीं हुआ। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, माना गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब इधर कोई भी स्पर्म, ओवम, पॉलन ग्रेन वगैरह कुछ नहीं बनेगा। और जब ऐसा कुछ नहीं होगा तो क्या हमें बात ध्यान रखने वाली ये हो गई कि इस प्रोसेस में किसी भी तरीके का गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन नहीं हुआ तो वेरिएशन नहीं। जिस प्रोसेस में वेरिएशन नहीं वो कोई काम का नहीं, किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन के लिए जब ये प्रोसेस काम का नहीं तो इसके जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्लोन होंगे।
क्लोन क्या होते हैं? क्लोन वर्ड बड़ा समझाओगे, क्लोनी, क्लोन है मतलब क्लोन है। क्लोन बेटा जो अपने पेरेंट्स के हूबहू हो, जैसे कि आप कहते हैं हम लोग कि मतलब क्या कहते हैं, सपोज करो कि जो बच्चा हुआ एकदम एकदम मम्मी पे गया है, मम्मी जैसी नाक है, आंख है, कान है, पापा पे गया, पापा जैसे दिखता है, तो पापा पे गया थोड़ी पापा पे चढ़ गया मतलब पूरा पापा जैसा हो गया है। पापा आ जाए स्कूल ड्रेस पहन के और बच्चा आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। होता है इसका मतलब कि सब ऑर्गेनिज्म में मोनोजाइगोटिक ट्यून को छोड़ दीजिए, मोनोजाइगोटिक को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्यून को छोड़ने के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इधर जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो क्लोन होगा, मतलब अपने पेरेंट के जैसा दिखने वाला और अपनी पेरेंट की तरह जेनेटिक सेटअप रखने वाला ऑर्गेनिज्म क्लोन होगा। मेरी बात समझ गए है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्लोन है, ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व, ठीक। उसके बाद बच्चे सिंगल पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल पेरेंट्स बोलूं या सिंगल इंडिविजुअल बोलूं, ठीक है, यहां पर एक ही इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होती है। तुम अभी अवीवा कैसे वो न्यूक्लियस को फुलाया, फिर न्यूक्लियस को डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया, फाइनली दो ऑर्गेनिज्म बना दिया, उसी तरीके से ये केस होता है। तो ये बात तुम समझ गए कि सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। उसके बाद ये रैपिड प्रोसेस है, बहुत जल्दी होता है, जिसमें कम एनर्जी लगता है, ठीक। मैं सारी बातों को फिर से कंक्लूड किया कि भैया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तुम कहते हो कि एग्री करता है बच्चा, मैं बोलता हूं कि गैमेट फॉर्मेशन होता है इधर, गैमेट फॉर्मेशन जो होता है इधर नहीं होता है, यानी गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती। तुम बोलते हो ठीक, मैं बोलूंगा गैमेट फ्यूजन भी नहीं होगा, सर समझा आपने कहा गैमेट फॉर्मेशन नहीं, तो जब बने ही नहीं तो मिलन कहां से होगा, ठीक। मैंने कहा वेरिएशन नहीं, बोला एग्री करता हूं, ठीक। बच्चा बोला एग्री किया। मैंने कहा वेरिएशन नहीं तो इवोल्यूशन नहीं, बोला ठीक। मैंने बोला क्लोन नहीं, ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व, इधर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, रैपिड प्रोसेस, ये सारी बातें नहीं। अगर हम बात करें थोड़ी इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मैं ये भी कहूंगा कि इधर भी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इधर भी गैमेट जो फॉर्मेशन होती थी वो इधर होती है, इधर गैमेट फॉर्मेशन होती है। इधर जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो गैमेट का फ्यूजन भी होता है। गैमेट का फ्यूजन हुआ तो बच्चे यहां पर वेरिएशन आया, वेरिएशन आया तो ये इवोल्यूशन की बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इधर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेरिएशन वाले होते हैं, तो क्लोन इधर नहीं होता है। इधर टू इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट रहती है, टू इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट रहती है। इधर जो होता है ये एक स्लो प्रोसेस है, इलाबोरेट प्रोसेस है, इलाबोरेट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्या क्या बोलूं, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है ना कि ये स्लो प्रोसेस है, इलाबोरेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे कि सर यहां पर मैं बोलूंगा कि टू इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व, ठीक। तो ये तुम्हारा हुआ रिप्रोडक्शन के दोनों टाइप्स, एक में गैमेट की फॉर्मेशन हुई, एक में नहीं, एक में हुई, एक में नहीं, एक में गैमेट फ्यूजन नहीं हुआ, इसमें हुआ। इधर वेरिएशन नहीं था, इधर था, इधर इवोल्यूशन हुआ, इधर हुआ। तो ये सारी चीजें आपने आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शंस भी है, उसको भी ध्यान हम लोगों को रखना है, वो हम लोग आगे भी करेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस एक चीज होता है क्या बेटा, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस जो कि एक असेक्सुअल का टाइप है,
ऐसे तो बडिंग, बाइनरी फीचर, ये स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरिलेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सारे इधर ही के हैं, ठीक है। बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि पार्थेनोजेनेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक। पार्थेनोजेनेसिस में गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ये एक असेक्सुअल मेथड है जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है, बट गैमेट का फ्यूजन नहीं कर पाता, जो गैमेट रहता है वो अनफर्टिलाइज्ड रहता है। वैसे केस में हम लोग ये यहाँ पर देखते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस भी हुआ लेकिन यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, ठीक। तो ये हम लोग केस वगैरह देखेंगे। बट उसी तरीके से इधर जो आपका हर्माफ्रोडाइट जो रहता है, टैपवॉर्म, ठीक है। तो टैपवॉर्म जो रहता है आपको पता है कि इसी में मेल ऑर्गन भी रहता है और फीमेल ऑर्गन भी रहता है, इसी तरीके से होता है। तो ये केस आप एनिमल किंगडम में पढ़े हो, तो इधर बहुत एक्सेप्शन है कि यहाँ पर दो नहीं सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो हम लोग इस पे आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे, है ना। एक चीज मुझे और समझानी है,